भौतिक विज्ञान की नई कक्षा। मैं धर्मराज फाउंडेशन से ज्वाला कुमार यादव आपके सामने आज भौतिक विज्ञान का फर्स्ट पेपर प्रारंभ करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप धर्मराज फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और आज से आपको फर्स्ट पेपर, इंटरमीडिएट के फर्स्ट पेपर के सारे मटेरियल्स आपको दिए जाएंगे। ब्रीफली आसानी के साथ पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। तो जो फर्स्ट पेपर है जिसमें हम पहली यूनिट पढ़ेंगे, पहली यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? ये भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टेबल चार्जेज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेशों का अध्ययन हम इस शाखा में करते हैं, जिसमें ये आवेश की जो अवधारणा है इसको सबसे सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। 600 ईस्वी पूर्व में यूनान के दार्शनिक थेल्स ने दिया था और धीरे धीरे इसके बारे में परिभाषाएं बढ़ती गई। तो आवेश चार्जेज होते क्या है? आवेश क्या होता है? चार्ज जिसे बोलते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह वैद्युत का गुण उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है, चार्ज कहलाता है। तो चार्ज के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, जो आवेश की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से जो व्याख्या है वो होती क्या? आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके बारे में जो आप कैसे, किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया जाएगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं? प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें आप जानते हो एटम्स कहते हैं, परमाणु कहते हैं, जिन्हें अब न्यूक्लियस कहते हैं, परमाणु। इस परमाणु का जो समस्त चार्ज होता है और जो द्रव्यमान होता है वो इसके केंद्र में निहित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। और जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। आप सपोज करिए यह परमाणु है, तो इसका यह नाभिक का केंद्र है, मान लेते हैं इसका केंद्र है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और वह ऋण आवेशित होते हैं। सभी कक्षाओं में नहीं, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते रहते हैं। अब इनके बीच जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, परमाणु के बीच जो होता है, एक बहुत ही आज तक खोजे गए सभी बलों में सबसे अधिक शक्तिशाली बल कार्य करता है, जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। और यह नाभिकीय बल आज तक खोजे गए सभी बलों में सबसे प्रबल बल है, परंतु इसकी जो खास बात है, इसकी जो रेंज होती है, जो इसकी परास होती है, बहुत ही कम होती है, अर्थात यह बहुत सूक्ष्म दूरी तक ही कार्य करता है। तो जो भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वे तो प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं, लेकिन बाहरी कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे दुर्बल नाभिकीय बलों के द्वारा बंधे होने के कारण गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। और जब हम दो उपयुक्त वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो यही जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन बाहरी इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं या आवेशित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जो फ्री चार्जेज होते हैं, यही जब हम दो उपयुक्त वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु पर जाता है, चूंकि वह वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, वह ऋणी है, इसलिए वह उस वस्तु को हम ऋण आवेशित वस्तु कहते हैं। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु को हम धन आवेशित वस्तु कहते हैं। तो यह था आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से व्याख्या। आगे बात करते हैं। अब आवेशों के कुछ गुणों की बात कर लेते हैं। आवेशों में कुछ निश्चित गुण पाए जाते हैं। यहाँ हम केवल एक बिंदु आवेश की बात करेंगे और स्थिर आवेशों की बात करेंगे, उनके गति से अभी कोई लेना देना नहीं है। तो इन स्थिर आवेशों का के जो मुख्य गुण क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आवेशों में कुल 4-5 गुण पाए जाते हैं। अब वे गुण हैं क्या? सबसे पहले गुण की बात कर लेते हैं। अब आपने पता लगा लिया कि भैया आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं धनावेश, पॉजिटिव चार्जेज, और सेकेंड होते हैं निगेटिव चार्जेज, यानी कि ऋण आवेश होते हैं। और इनका जो प्रथम पहला गुण है, पहले गुण की बात कर लेते हैं। तो जो पहला गुण है इनके बीच वह है जो सजातीय आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब
सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं का मतलब प्लस प्लस के साथ एक दूसरे को धक्का देता है और माइनस भी माइनस के साथ एक दूसरे को धक्का देता है, यानी कि इनके बीच दो धन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन कार्य करता है। और जो दो विपरीत आवेश यानी कि एक प्लस हो सकता है दूसरा माइनस हो सकता है, दो अपोजिट चार्जेस के बीच जो होता है वह आकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि एक माइनस एक प्लस हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहला गुण था कि आवेश सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विजातीय आवेश होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात करते हैं इसके दूसरे गुण की। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, प्रत्येक वस्तु पर आवेश जो होता है वह एक निश्चित मूल आवेश का, एक नियत मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एक नियत मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है Q = ±NE, जहाँ E को मूल आवेश कहते हैं, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यह मूल आवेश है, यानी कि जहाँ n क्या है, n कोई पूर्णांक है 1 2 3, यानी कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वह 2e हो सकता है 3e हो सकता है, मतलब एक पूर्ण संख्या हो सकती है। ये नहीं कि 2/3e कर दें, ऐसा कुछ संभव नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वह सदैव एक निश्चित मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो आगे बात करते हैं, यह आवेशों का इस घटना को इसी को हम क्वांटीकरण कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। तो आवेशों के क्वांटीकरण से क्या लेना देना, आप डायरेक्टली कह सकते हैं Q = ±NE, जहाँ n एक पूर्णांक होता है और E एक मूल आवेश होता है। आवेशों के तीसरे गुण की बात कर लेते हैं। आवेश जो होता है संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्जेस। तो और क्या, इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं। अगर मान लें कोई आइसोबैरिक सिस्टम है, कोई एक निश्चित निकाय है, एक ऐसा निकाय है जो आवेश को न तो बाहर से इसमें आवेश आ सकता है न तो इसका अंदर से आवेश बाहर जा सकता है। अगर हम किसी विलगित निकाय की बात कर लें, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर लें, तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है इसमें आवेश न तो अंदर से आ सकता है न तो बाहर से जा सकते हैं। यहाँ मान लेते हैं +Q है, -2Q है और -3Q है, कुछ भी ले सकते हैं, +4Q, ढेर सारे इसमें चार्जेज हैं। तो इसका जो कुल आवेश होगा इन सबके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, यानी कि जो प्लस माइनस होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, 3 2 5 हो जाएगा, इधर 4 1 5 हो जाएगा, 5Q - 5Q = 0, यानी कि इसका आवेश जो है शून्य होगा। कहने का मतलब किसी विलगित निकाय का जो आवेश होता है वह नियत होता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि विलगित निकाय का जो आवेश होता है। तो आवेशों के प्रॉपर्टीज हैं। फिर उसके बाद करते हैं आवेशों के योज्यता का सिद्धांत। आवेशों की योज्यता का क्या सिद्धांत है। यदि किसी वस्तु में, मान लेते हैं कोई वस्तु है और उसमें ढेर सारे कण हैं और सब पे अलग अलग चार्जेज हैं, उन सभी कणों पे अलग अलग ढेर सारे चार्जेज हैं, तो उस वस्तु का जो कुल आवेश होगा उन सभी कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे हम आवेशों की योज्यता का सिद्धांत कहते हैं। अब स्थिर आवेशों पर जो बात आगे बढ़ाई जाती है, तो स्थिर आवेशों पर कुछ नियम दिए गए। स्थिर आवेशों के लिए सबसे पहला नियम दिया कूलाम ने। कूलाम ने एक नियम बताया। उन्होंने क्या कहा, मान लेते हैं कि उन्होंने कहा कि दो चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज हैं, मान लेते हैं Q1 है और दूसरा Q2 है, और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रख दिए गए हैं, मान लेते हैं। अब अगर r दूरी पर रख दिए गए हैं तो इनके बीच हम जानते हैं, आप जानते हैं इसके बीच दोनों बल कार्य कर सकते हैं। यदि दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यदि दोनों निगेटिव हैं तो इनके बीच फिर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यदि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये जो बल, वैद्युत बल जो इनके बीच कार्य करेगा, तो इसकी वैल्यू के लिए कूलाम ने अपना नियम दिया। कूलाम ने बताया कि जो आवेश होते हैं इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वह इनके चार्जेज के
इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि इन पे चार्ज ज़्यादा होंगे तो इनके बीच लगने वाला बल बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन दूरी भी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो इनके बीच लगने वाला बल जो है वह घट जाएगा। यानी कि इन्होंने कहा कि F इज इम्प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वह उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वह F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसे इक्वेशन सेकंड मान लें, जब हम दोनों को मिला देंगे तो दोनों को मिलाने पर हमें मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब आप जानते हो, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप भली भांति जानते हैं, जब भी यह प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। यहाँ जो कांस्टेंट लगता है दैट इज इक्वल टू 1/4πε0k into Q1 Q2/r²। यदि माध्यम वायु या निर्वात होता है तो वायु या निर्वात के लिए k इज इक्वल टू 1। अब k इक्वल टू 1 हो गया तो देन F इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/4πε0 into Q1 Q2/r², जहाँ 1/4πε0 एक नियतांक है और वैद्युत नियतांक के नाम से जाना जाता है, जिसका मान 1/4πε0 का मान जो होता है दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। यह 1/4πε0 का मात्रक होता है। तो यह था कूलाम का नियम। किसी बात करते हैं वैद्युत आवेश के लिए जो कूलाम ने, स्थिर वैद्युत आवेशों के लिए जो कूलाम ने नियम दिया है वह उस नियम का निष्कर्ष क्या होता है। हम मान लेते हैं किसी पॉइंट पर एक आवेश है Q1, दूसरा है Q2, एक दूसरे से मान लेते हैं यहाँ पर यह 1 पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, R12 स्थिति सदिश है इनका यहाँ पर रखे गए हैं। तो इनके बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, अगर हम सदिश रूप में इन सदिश के बारे में आप जानते हैं, जब वेक्टर F12 निकालते हैं तो हमें यह F21 के तो बराबर होता है, बट उनका जो साइन होता है वह चेंज होता है। यानी कि F12 जो होता है दैट इज इक्वल टू -F21 के बराबर होता है। यानी कि अगर दो आवेश है, मान लेते हैं Q1 है और दूसरा Q2 है, तो Q1 जितना बल Q2 पर लगाता है उतना ही Q2 भी Q1 पर बल लगाता है। परंतु इसमें स्थिति क्या होती है, यदि Q1 की दिशा राइट टू लेफ्ट है तो इसकी दिशा लेफ्ट टू राइट होती है, दिशा इसकी जस्ट विपरीत होती है। यानी कि दो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल कार्य करता है वह परिमाण में तो समान होता है परंतु दिशा में विपरीत होता है। अर्थात यह कौन सा नियम है आपको भली भांति पता है, जो गति का न्यूटन का थर्ड लॉ है। किसी दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल तो समान, परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है। तो न्यूटन के जो कूलाम का जो नियम है, इससे न्यूटन के तीसरे नियम का निष्कर्ष निकलता है और इससे पता चलता है कि जो दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वह एक केंद्रीय बल है, वह एक केंद्रीय बल है। इन दो बातों का निष्कर्ष निकलता है कूलाम के नियम के सदिश रूप से। वो काफ़ी डीप है, काफ़ी बड़ा है, आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, उतना आवश्यकता नहीं है, आपको हमने बता दिया इसके बारे में। अब बात करते हैं आवेशों के वितरण की। कोई पृष्ठ हो, उस पर आवेश किस प्रकार से वितरण होता है। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है, कोई भी वस्तु हो यदि उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, कोई भी वस्तु हो, ऐसी वस्तु है इस पर आवेश अगर एक समान रूप से वितरित है तो आवेशों का यह वितरण सतत आवेश वितरण कहलाता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और आपको पता है वस्तुएं कुल मिला जुला के 3 प्रकार की होती हैं आकार के रूप में। आपको पता है एक ऐसी वस्तु जिसमें जो केवल लंबाई की दिशा में, जैसे कि छड़ होती है, तार होते हैं, और एक ऐसी वस्तु जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, उसमें से उसका क्षेत्रफल होता है, और एक ऐसी वस्तु जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो तो उसका आयतन होता है। तो इसी आधार पे जो आवेश वितरण होता है, जो सतत आवेश वितरण होता है, वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय आवेश वितरण। तो बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण की, उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो रेखीय आवेश वितरण होता क्या, अब कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई छड़ है, और इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है,
तो हम इस आवेश के इस वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? यदि किसी छड़ पर आवेश उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो तो आवेशों का यह वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। यदि छड़ की लंबाई L हो और इस पर जो कुल चार्ज है वह Q हो तो इसका जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित कर जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व ये होता है Q/L। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। रेखीय आवेश घनत्व, किसी छड़ पे आवेश एक सतत आवेश वितरित हो तो उसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बात करते हैं दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण की। तो यह पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है भैया? यदि किसी पृष्ठ पर, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? यदि किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, मान लेते हैं पृष्ठ है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है और Q आवेश एक समान रूप से वितरित है और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह A है। यदि इस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है और इसका क्षेत्रफल A है तो हम पृष्ठीय आवेश वितरण होता क्या कह देंगे? यदि किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो आवेशों का यह वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। और बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व की। तो यदि किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो और उसका Q आवेश एक समान रूप से वितरित है और उसका क्षेत्रफल कैपिटल A है तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर होता है Q/A। आप जानते हो इसका मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आवेशों के अगले वितरण की बात करते हैं, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या होता है? अब मान लेते हैं कोई ऐसा पृष्ठ है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, तो उसके संपूर्ण आयतन में जो आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाए तो हम इस आवेश वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब आप इसके लिए कोई घन ले सकते हो। आप आयतन आवेश वितरण की बात कर रहे हो, कोई घन ले लीजिए आप, और सपोज करिए कोई घन है और इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके सभी पृष्ठों पर आवेश एक समान रूप से वितरित है मान लेते हैं, और इसका जो टोटल आयतन है हम मान लेते हैं इस पृष्ठ का जो कुल आयतन है वह है V। तो इस पर कुल आवेश Q अगर V आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो हम क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे इसको आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। तो आयतन आवेश घनत्व होता क्या? यदि किसी पृष्ठ पर आवेश, किसी ठोस पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या उस पृष्ठ का आयतन आवेश घनत्व कहलाती है, जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो इक्वल टू होगा Q/V, जहाँ भी उस पृष्ठ का आयतन है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर क्यूब या कूलाम प्रति घन मीटर होता है इसका मात्रक। तो यह था आवेशों का वितरण, आवेशों के वितरण की बात कर ली हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही आपको। अब आपको अगले दिन अगली कक्षा आप बिल्कुल अब निसंदेह ध्यानपूर्वक देखते जाइए। आपका फर्स्ट पेपर शुरू कर दिए। जो पिछले वीडियोज़ में हम आपको प्रस्तुत कर रहे थे वो कक्षा 10 के लिए भी ज़रूरी था और यह केवल 12 के लिए। आप इन स्पेशल क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखिए और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो पूछिए। थैंक यू।